तो आज के रिवीजन चैप्टर में हम शुरू करते हैं मिट्टी। मिट्टी जो खास तौर से एग्जाम में पूछी जाती है वो पहली है काली मिट्टी, दूसरी है लैटेराइट और दोमट या जलोढ़। उसके बाद कुछ विविध भी हैं जिसमें अम्लीय, क्षारीय, लाल ये सब मृदाएं आ जाएंगी। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय और लाल मृदा, ये सब चीजें आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। सीधी बात, नो बकवास, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको ट्रॉपिकल ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ट्रॉपिकल ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। इसे ट्रॉपिकल चरनोजेम, इसको ट्रॉपिकल चरनोजेम भी कहते हैं। तो ये काली मिट्टी के सब नाम है: रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक सॉइल मिट्टी या उष्णकटिबंधीय काली मिट्टी और ट्रॉपिकल चरनोजेम। ये चार नाम याद रखना किसके लिए यूज होते हैं? काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी की अगर निर्माण की बात करें कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है बसाल्ट चट्टानों से। बसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बसाल्ट चट्टानों का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है आग्नेय चट्टानों से। यानी आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया में जो लावा बाहर निकला वही ठंडा होके क्या बना? आग्नेय चट्टान। और यही आग्नेय चट्टान रूपांतरित होके, कैसे रूपांतरित होके बना बसाल्ट चट्टान। रूपांतरण आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब मिलेगा तो किसी भी चट्टान का रूपांतरण होता है। अब जब आग्नेय से बसाल्ट बना तो बसाल्ट का जब अपक्षयन हुआ, उसके बाद अपरदन हुआ, तो ये क्या बना? ब्लैक अर्थ सॉयल, यानी काली मिट्टी। ठीक है, ये इसके निर्माण ऐसे हुए हैं। कैसे हुए? तो अगर कोई पूछे काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो बसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया थी? अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया थी। ठीक है, हो गया यहां तक। आगे इसके अगर फैलाव की बात करें कि भारत में काली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, तो आपने सुना होगा डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कहां पे पाया जाता है? ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, इन राज्यों में काली मिट्टी फैली हुई है। तो मैंने क्या क्या बोला? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी MH, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। सब ये समझ जाओगे ना? गुजरात, MP से मध्य प्रदेश, MH से महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन सब में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। ये दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र है जहां पे लावा के निर्माण से वहां की सतह बनी हुई है। ठीक है, इतना हम जान लिए काली मिट्टी के बारे में। अब काली मिट्टी कितना है, तो ये एक संस्था है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। इसके अनुसार जो लगभग भारत में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है कौन सी? काली मिट्टी। जो लगभग अगर पूरे भारत के ज्योग्राफी की प्रतिशत की बात करेंगे तो लगभग 16.6% में पाया जाता है काली मिट्टी। ठीक है, तो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का जो 16.6% भाग मिट्टी का है वो है काली मिट्टी का, जो ज्यादातर गुजरात, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। हालांकि कुछ और राज्यों में पाया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पाया जाता है, जो सिंगभूमी और नागपुर के पठार के आसपास है, बहुत छोटी मात्रा में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वहां के एग्जामों में, स्टेट पीसीएस के एग्जामों में आ चुका है कि कहाँ पे झारखंड में या छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी उपयोगी क्यों होती है? इसकी उपयोगिता क्या है? काली मिट्टी की उपयोगिता है कपास के लिए। कपास एक ऐसा मतलब कह सकते हैं व्हाइट गोल्ड है भारत के लिए, जिसके ऊपर
टेक्सटाइल इंडस्ट्री टिकी हुई है, कपड़ा उद्योग, पूरा का पूरा कपड़ा उद्योग कपास के ऊपर टिका हुआ है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन आया था कि जो भारत का मैनचेस्टर गुजरात है, ये तो फैक्ट हो गया। दूसरा ये कि जो कपड़ा उद्योग है वो गुजरात में ही सेंटर है, यानी गुजरात में ही केंद्रित है कपड़ा उद्योग ज्यादातर। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि कपड़ा उद्योग का राजधानी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। तो दोनों कदम अपने आप में सही थे। ओके, तो ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि काली मिट्टी में पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसे हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो जिसकी अधिकता होती है, दूसरी जो होता तो है पर उसकी कमी होती है। ठीक है, मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये होता है पर कम होता है। ठीक है, जितना होता है उतने में कृषि के लिए उपयुक्त पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो किसकी अधिकता होती है? एक हो गया हमारा लोहा, चूना और कैल्शियम, पोटास। ठीक है, कैल्शियम, पोटास और एल्युमिनियम, और एक चीज होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी अधिकता होती है। ठीक है, दूसरा जो वर्ग है जिसकी कमी होती है पोषक तत्वों की, उसमें खास तौर से हमारा है क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैविक पदार्थ, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। ठीक है, इसे जैविक पदार्थ कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फसलों के लिए। तो ये नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण कृषि की दृष्टि से अन्य फसलों के लिए ये उतना उपयोगी नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? अच्छा, एक चीज और, कि काली मिट्टी का जो रंग होता है ना, ये काला क्यों होता है? उसका रीजन है, एक तो उसमें ह्यूमस होता है, हालांकि भले कम होता है, लेकिन दूसरा चीज इसमें जो चीज होती है वो होता है टिटैनी फेरस। क्या है? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। ये आपको लग नहीं रहा कि लॉ एस का रूप है? तो ये इन दोनों के कारण मिट्टी का रंग क्या होता है? काला। जो काली मिट्टी होती है ना, जो काली मिट्टी होती है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि दो चीजें होती हैं। पहला कि इसकी जो जल धारण क्षमता है, जल धारण जो क्षमता है वो अधिक होती है। और जब ये गीली होती है, यानी जब ये गीली होती है, गीली, तो ये थोड़ा चिपचिपी होती है। कैसी होती है? चिपचिपी। लेकिन जब ये सूख जाती है, जब ये सूखी होती है, तब ये कैसी होती है? तब यह बहुत ही अकुंचित होती है, यानी भंगुर होती है। ठीक है, बहुत ही अकुंचित होती है और दरार युक्त होती है। दरार युक्त, और ऐसा दरार युक्त जैसे मानो लगता है कि इसकी जुताई हुई हो। तो जब ये सूख जाती है तो अकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, जिसके कारण इसे कहा जाता है कि यह स्वतः जुताई युक्त मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद जब ये मिट्टी सूख जाती है तो थोड़ा सा चेस्टनट की तरह ये हल्का काला मतलब इसका रंग काले पर जो रंग है वो हल्का हो जाता है। क्रैप्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है और इसमें विशिष्ट उच्चावच जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, ये काली कौन सी मृदा परिपक्व होती है? तो वो है काली। ठीक है, काली मिट्टी इतना समझ में आया? रिवीजन करें। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और ट्रॉपिकल ब्लैक सॉयल या ट्रॉपिकल चैनोजियम भी कहते हैं। इसका निर्माण बसाल्ट सॉल्ट से हुआ है, बसाल्ट चट्टानों से हुआ है, अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा। यह भारत के दक्कन ट्रैप में ज्यादातर फैली हुई है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। यह भारत के लगभग 16.6% भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी है। इसकी उपयोगिता है कि यहाँ पे कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है
और इस वजह से इन क्षेत्रों में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इस क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग का विकास ज़्यादा हुआ है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है। काली मृदा का जो काला रंग है उसका कारण है ह्यूमस और टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट। काली मृदा को स्वतः जुताई कहा जाता है क्योंकि सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। काली मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है और जब ये गीली होती है तो ये चिपचिपी होती है और इसी ओवरऑल गुणवत्ता के कारण इसे परिपक्व मृदा कहा जाता है। एक परिपक्व का मतलब ये कंप्लीट रूप से मृदा बन गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी खास बात यह है कि जब ये गीली होती है, ये होती है बहुत ही मुलायम। ठीक है, बहुत ही मुलायम होती है, मक्खन जैसी मुलायम होती है, यही समझ लो। और जब ये सूखी होती है तो ये होती है ढेलेदार और कड़ी होती है। यह पाई कहा जाती है। तो ये मानसून सदृश मौसम वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जहां पे मानसूनी जलवायु हो और वहां की जलवायु उष्णाद्र, ठीक है, उष्णाद्र या उष्णकटिबंधीय मौसम जहां पे होता है वहां पे ज्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जहां पे मानसून होगा वहां पे वर्षा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उष्ण मतलब तापमान बहुत ज्यादा है, आर्द्र मतलब वहां पे उसके ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी उसके मौसम ज्यादा है। इस वजह से वहां मानसूनी जलवायु अपने यहाँ भारत में होता है, जानते हो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे वर्षा होती है वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण एक प्रक्रिया होती है मिट्टी में जिसे हम कहते हैं निच्छालन। ठीक है, इसे कहते हैं लिंचिंग। लिंचिंग की प्रक्रिया होती है। लिंचिंग की प्रक्रिया क्या होती है? ये अगर आप केशकत्व को पढ़े हो ना, केशकत्व का सिद्धांत, जिसके माध्यम से जल ऊपर आता है, तो निच्छालन की प्रक्रिया में कोई चीज नीचे जाती, क्षण के नीचे जाती है। तो जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो जो मिट्टी है इसमें जब पानी का जमाव होता है तो ये पानी रिस के नीचे के सतह में जाता है, तो ऊपर उपस्थित इसके पोषक तत्व भी साथ में इसके चले जाते हैं नीचे के परतों में। चूंकि जुताई तो फसल तो ऊपर के परतों में होता है, लेकिन पोषक तत्व जो हल्के पोषक तत्व हैं वो चले गए नीचे। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निच्छालन। तो निच्छालन के माध्यम से पोषक तत्व जमीन के निचले स्तर में चले जाते हैं या मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कौन सी मिट्टी, मतलब कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। मैंने कहा कि निच्छालन के माध्यम से हल्के तत्वों की वो हल्के तत्व छन की नीचे की परतों में चले जाते हैं। तो बचता क्या है? लौह, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो बच जाते हैं। ऑक्साइड ये बच जाते हैं उसकी परतों में। तो इनकी क्या होगी? इनकी अधिकता होगी। और छन क्या जाते हैं? तो जितने इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल और हमारा पोटास, और क्या हो गया? चूना, और क्या हो गया? जो जितने भी मतलब कार्बनिक एलिमेंट होते हैं मिट्टी में, वो छन के कहां चले जाते हैं? मिट्टी की निचली परतों में। इसे कहते हैं निच्छालन की प्रक्रिया। इसके कारण इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इस वजह से ये उतना उपजाऊ नहीं होता, यानी उतना उर्वर नहीं होता। ये पाई कहा जाती है लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी भारत में एक तो आपके केरल, अब ध्यान देना कहां कहां पाया जा रहा है। केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है, छोटा नागपुर जो अपना पठार है, और पूर्वोत्तर में मेघालय। केरल से मानसून की शुरुआत होती है
तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून खूब वर्षा करता है, और ये उड़ीसा, छोटा नागपुर, यहां से तो अपना ये होके जाता ही है। अब आप कहोगे बीच में जो महाराष्ट्र वगैरह भी तो है भैया, वो बसाल्ट चट्टाने हैं, उनका जो निचला सतह वो हार्ड है, उतना निस्चालन नहीं होता है वहां पे। पर ये जो है इनके जो इन्फॉर्मेशन, मतलब इनका जो फॉर्मेशन है सतह का, वो अलग है, तो यहाँ पे निस्चालन ज्यादा होता है। इसीलिए मानसून तो होके इन सभी राज्यों से भी जाता ही है, लेकिन इन लोग का इन जगहों पे काली मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है, या और दूसरी मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, लेटराइट मिट्टी वहां पाई जाती है जहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है और आर्द्रता ज्यादा होती है, जैसे केरला, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय में। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे निक्षारण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटास, चूना, ये सब नीचे चले जाते हैं, छन जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसमें इनकी कमी हो जाती है। तो इससे ऊपर की सतह पे बच के जाता है लौ ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मतलब जो धात्विक एलिमेंट हैं, इनके जो मतलब खनिज पदार्थ हैं मिट्टी में, वो ज्यादा पाए जाते हैं धातुओं के, ठीक है। आगे इसके बारे में और क्या जानना है, तो ये लगभग, अब इसके फैलाव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो कि मतलब इसका उतना क्षेत्र नहीं है, 1,08,000, मतलब 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग इस क्षेत्र में फैला हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो केरल का मालाबार तट है, मालाबार तट, यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुका है कि काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस तट पे पाया जाता है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, कोंकण तट, मालाबार तट, है ना। तो ये कौन सा तट होगा, मालाबार तट। मालाबार तट में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो वो होगी हमारी लेटराइट मिट्टी, ठीक है। अगली है हमारी दोमट मिट्टी, या इसे जलोढ़ मिट्टी भी कह लो। अब ये क्या होती है, तो ये जो मिट्टी है वो बनती है नदियों के द्वारा, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग जो नियोजन ब्यूरो है, उसकी जो नवीनतम रिपोर्ट थी, उसके अनुसार यह भारत के लगभग 33.5% भाग पर फैली हुई है, जो लगभग भारत का 11 लाख वर्ग, मतलब किलोमीटर स्क्वायर है, 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैली, जो भारत का लगभग 33.5% भाग है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, पंजाब से लेकर असम तक। हमने पहले क्या कहा, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, बहा के, यानी अवसादी मिट्टी है, अवसादी मिट्टी है ये। इसका पहाड़ों पे जो नदियों द्वारा गाद लाए गए, उसका निक्षेपण हुआ, उसके बाद इस मिट्टी का निर्माण हुआ। पंजाब क्यों, पंजाब क्यों, ये सिंधु का क्षेत्र है और ये ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र है, बीच में गंगा और यमुना का क्षेत्र है। तो ये पंजाब से लेके असम तक पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पाई जाती कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी, ये अपना हो गया जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये तो हो गया हमारा उत्तर भारत का। इसी तरह दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, उनके द्वारा बहा के लाए गए मिट्टी से जो मैदान बने हैं, यानी जो हमारा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, इनके द्वारा भी जो मैदान बनाए गए हैं, उसे वहां कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़, ठीक है। आगे, अब जैसे, अब इसमें फिर वही बात की, इन सब मिट्टियों में पोषक तत्व की बात करेंगे, तो कौन सी ज्यादा, कौन सा पोषक तत्व होता है, कौन सा कम होता है। तो इसमें जो होता है पोटास, फास्फोरिक लिख देते हैं, पोटास, फास्फोरिक एसिड, और हमारा चूना, और जैव पदार्थ यानी ह्यूमस। पोटास, फास्फोरस, चूना, जैव पदार्थ, इनकी जो है अधिकता होती है, क्या होती है, अधिकता। और इसमें भी
नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, ये जैव पदार्थ लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, समझ में आएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। इसको हटा देते हैं। तो जैव पदार्थ चूना, फास्फोरिक एसिड, पोटास, इन सब की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। एक चीज आप देख रहे हो, यहां पे आपको क्या नहीं मिला? लौ, एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये हिमालय या फिर नदियों द्वारा लाए गए सॉफ्ट मिट्टी है, अवसादी चट्टाने हैं। ये मतलब ज्यादातर इसमें मेटेलिक एलिमेंट कम पाए जाएंगे, उन सबकी अपेक्षा पाए जाएंगे, पर उन सबकी अपेक्षा कम पाए जाएंगे। क्योंकि इसमें फास्फोरस और पोटास वगैरह ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये हमारा जो गेहूं, चावल है ना, मतलब जो खाद्यान्न फसलें हैं वो, उसके अलावा गन्ना, जूट, कपास भी होगा यहाँ पे, हाँ कपास भी होता है, और मक्का, और उसके बाद आपका जो तिलहन वाली फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें सब होंगी, और फल भी होते हैं यहाँ पे, है ना, आम वगैरह, जो भी अमरूद, साग सब्जियां भी खूब उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना समझना होगा कि ये जलोढ़ मृदा है वो सबसे उपजाऊ और उर्वर मृदा है। इसका क्षेत्रफल भी अन्य मृदाओं की अपेक्षा ज्यादा है। हालांकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए हम इसमें, हर जगह कमी है, पूरे भारत की मिट्टियों में आप देखोगे तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। इस वजह से हम इसमें क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं, है ना, और इतना यूज करते हैं कि इसको फर्टिलाइजर के यूज करके उगने लायक भी नहीं रहने देते। अब ये जो मिट्टी हो ना, नदियों द्वारा लाई गई, बनाई गई जो जलोढ़ मृदा है, ये दो तरह की हो सकती है। पहला, नवीन जलोढ़, दूसरा अपना प्राचीन या पुराना जलोढ़। ठीक है, नवीन जलोढ़ क्या क्या होगा? नाम से ही लग रहा है, वो मिट्टी जो लगभग बाढ़ के साथ नई हो जाती हो, यानी नदी का पानी आया और नई मिट्टी लाई, उसके ऊपर परत डाल दी। ठीक है, तो नदियों के बाढ़ के द्वारा मिट्टी का नवीकरण किया जाता हो। ठीक है, हर साल। और इन मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है ना, वो थोड़ा अच्छी होती है। इन वजहों से ये होती है उर्वर। ठीक है, उपजाऊ मृदा। सिर्फ इसी वजह से नहीं, बल्कि इसमें अपने पास वो भी देखा, फास्फोरस, पोटास और चूना, जैविक पदार्थ भी ठीक ठाक मात्रा में होते हैं। ठीक है, और इसे पता है कि खादर भी कहते हैं, खादर मृदा। नवीन जलोढ़ को खादर भी कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ है, इसे बांगर कहते हैं। ठीक है, प्राचीन जलोढ़ में जहां पे नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राचीन जलोढ़ या बांगर। तो ये चीजें इतना याद रखना जलोढ़ मृदा के बारे में। इससे ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ रिवीजन करना है। ठीक है, और बांगर मृदा की जो स्थिति है वो बाढ़ की पहुंच से बहुत दूर होती है, पता है, क्योंकि ऊंचाई पे होता है। ये मिट्टी का रंग थोड़ा पीला, मिट्टी का जो रंग होता है इसका, कहाँ गया, इसका जो रंग है थोड़ा पीला, हल्का, मतलब हल्का पीला होता है, और या फिर कह लो कि पेल रेडिश ब्राउन। ठीक है, मतलब पेल रेडिश का मतलब होता है कि रक्त की तरह लाल, ब्राउन, इस तरह का कुछ हल्का कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो ये मिट्टी में बांगर मिट्टी में एक तो इसकी लवणता के कारण, इसकी लवणता के और क्षारीय, मतलब क्षारीयता इसमें अचानक से बढ़ जाती है, तो ये मिट्टी बदल जाती है किसमें? रेह में। ठीक है, यानी इसके ऊपर रेह का जमाव हो जाता है। रेह का जमाव किस मिट्टी के ऊपर होती है? तो बांगर मिट्टी के ऊपर। ठीक है, यह मिट्टी थोड़ा सा, इसकी उर्वरता जो है वह कम होती है। किसकी? बांगर जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता कम होती है। इसी तरह एक आपको मिलेगा भाबर। हमने क्या पढ़ा? खादर जो नवीन जलोढ़ होती है, और एक होती है बांगर, तीसरा हम पढ़ रहे हैं भाबर। भाबर जो है ये भी जलोढ़ पंख होती है। जलोढ़ पंख मतलब थोड़ा दलदली टाइप की। ये हमारा तो ज्यादा पहाड़ियों की जो तली है ना, जैसे हमारा जो शिवालिक है,
शिवालिक पर्वत हिमालय का, उसका जो तली है बाहर का भाग, वहां पे ये मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है, भाबर कटी। यहाँ पे क्या होता है कि तराई वाला क्षेत्र होती है, तराई वाला क्षेत्र होता है, और इस मिट्टी में जो नाइट्रोजन, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, इसमें फॉस्फेट की कमी होती है। किसकी? ये याद रखना, इसमें फॉस्फेट की कमी होती है। आपने उधर देखा कि फॉस्फेट वगैरह की प्रचुरता थी, फॉस्फेट, पोटास, जैविक पदार्थ, इन सब की प्रचुरता थी, लेकिन नाइट्रोजन की और ह्यूमस की कमी होती थी। इस मिट्टी में, भाबर में, जो पर्वत के तली में पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जिस वजह से ये अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें आगे हम पढ़ेंगे जो मिट्टी के और विविध मिट्टियां हैं वो, और साथ ही इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके।